बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा क्लास 11th जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कनेक्टिंग मोशन। तो प्लीज क्या देखिएगा, कनेक्टिंग मोशन। ये दोनों एग्जांपल जो कनेक्टिंग मोशन के लिए हमने करना क्या है, एक तरह से देखा जाए तो पुली का एग्जांपल लेना है। हमने जैसे दो पुली ले ली है, एक लेफ्ट साइड में है एक राइट साइड में है और किसी एक बैलेंस पे डाल दिया हमने दोनों को। जो पहला ऑब्जेक्ट है, जो पहला साइड है, एक तरह से देखा जाए उसका कोई ना कोई मास भी होएगा। जो दूसरा हमारे पास स्ट्रीम है वो हमारे पास क्या, उसका कोई ना कोई दूसरा मास है। ठीक है, जो पहला ऑब्जेक्ट है उसके लिए जो मास है उसका नाम क्या है, m1 है। और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसके लिए मास क्या है, m2 है। क्लियर है, एक बार समझ के देखो। तो हमारे पास क्या है, जो ये कनेक्टेड मोशन लिया है हमने, किया क्या है, एक पुली का एग्जांपल ले लिया। सपोज कर लिया हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमने कोई ऑब्जेक्ट को हैंग्स करना है। ठीक है, ये कोई पोजीशन है और जो ये पोजीशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हमने यहाँ पर किसका एग्जांपल लिया है, पुली का एग्जांपल लिया है। ये इस फॉर्म में है ताकि हमारे पास दो बैलेंस कंडीशन अलग से दिखे, और दोनों बैलेंस कंडीशन है वो क्या कर रही है, दोनों के साथ क्या है, कोई ना कोई मास कनेक्ट है। और जो मास है वो पहले ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, m1। जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके लिए मास क्या है, m2। फिगर में देखो आप एक बार, जो ये ऑब्जेक्ट है जो राइट साइड में है वहां पर मास क्या है, m2। या हम इसको m1 रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, m1 भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ये m1 है। जो दूसरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर उसका मास क्या है, m2। क्लियर है, कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास जो राइट साइड है, राइट साइड में जो मास दिया है उसका नाम है m1, और जो लेफ्ट साइड हमारे पास वो क्या है, m2। अब देखा जाए तो दोनों मोशन कैसे हैं, डाउनवर्ड। जैसे ही ऑब्जेक्ट का मास चेंज होता है, कहने का मतलब क्या है, जो हमारे पास m1 है यदि उसका वेट या उसका मास है ज्यादा ले लिया जाए एज कम्पेयर टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इट मीन्स m2, तो हम कह सकते हैं वो डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, ऑलवेज डाउनवर्ड। तो एक चीज याद रखना बेटा हमेशा, कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है जब भी मोशन हो रहा होता है, इट मींस पुली का मोशन होता है, तो जो हमारे पास एक टर्म्स होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी भी लिख सकते हैं उसको, या ए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो ए होता है हमारे पास उसका नाम क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। या हम ये कह सकते हैं जो स्मॉल जी है वो भी हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक फिजिक्स में हमने एक 9th क्लास में एक चीज पढ़ी हुई थी कि जो ए है या जी है दोनों ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, स्मॉल एफ या कैपिटल एफ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन सेकंड में भी ये कह सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी। जब देखा जाए तो लेफ्ट टर्म दोनों की इक्वल है, तो राइट में क्या रहती है, ऑलवेज इक्वल रहती है। ठीक है, तो वहां पर f और f दोनों बराबर हैं, तो m भी क्या है, इक्वल ही है। तो m से m कैंसिल हो जाएगा और हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू जी। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं जब a इज इक्वल टू जी है तो हम कह सकते हैं भाई कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यूज ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो रिजल्ट देता है कि इसके लिए g के लिए, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का काम करेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो फिगर में दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है, m1। जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है, m2। जबकि हमने देखा जाए कि m1 एज कंपेयर टू m2 हैवी है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि m1 ग्रेटर देन m2। जब ऑब्जेक्ट m1 है उसका वेट पहले के बजाय ज्यादा है, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, ऑलवेज डाउनवर्ड। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करता है तो हम कह सकते हैं कि जो g की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन जब अपवर्ड में मूव करें तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक चीज सोच के देखो, आपने कोई छोटा सा एग्जांपल दूंगा तुम्हारे को। हमने क्या किया है, कोई ऑब्जेक्ट ले लिया जैसे स्टोन है या कोई बाल है, जैसे उसको लेंगे हमने अपवर्ड में फेंक दिया तो क्या कुछ देर के बाद वो डाउनवर्ड आएगी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो g की वैल्यू है, अपवर्ड में जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वहां पर जो g की वैल्यू रहती है वो क्या होती है, ऑलवेज नेगेटिव। लेकिन जैसे वो डाउनवर्ड में आएगा तो g की वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या होती है, विद द पासेज ऑफ टाइम ऑलवेज गोज इंक्रीज। ठीक है, तो जैसे जैसे वैल्यू g की इंक्रीज होती रहती है तो हम कह सकते हैं कि 9.8 कंटिन्यूअसली क्या है, चेंज्ड है। जैसे जैसे टाइम इंटरवल चेंज होता रहेगा 9.8 कंटिन्यू क्या रहेगा, चेंज रहेगा। लेकिन यदि हम अर्थ के सरफेस से कहीं दूसरी जगह चले जाएं
या उसके सेंटर पे चले जाएं तो वहां पर जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और वहां पर जो जी की वैल्यू चेंज होती है ऑलवेज गिव द रिजल्ट ऑफ 0। क्लियर है? तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा एट द सेंटर ऑफ अर्थ। क्लियर है? तो अब इस टॉपिक को समझ के देखो, यहाँ पर जो हमने m1 लिया है, ये पहला ऑब्जेक्ट, m2 दूसरा ऑब्जेक्ट, या दोनों को रिवर्स कर सकते हैं, m1 m2 को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है? मास है। ठीक है? जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब जी हमारे पास क्या है? पॉजिटिव, तो वहां पर एक टर्म्स क्रिएट होती है जिसका नाम क्या होता है? टेंशन। TENSION, टेंशन। कि जैसे m1 नीचे जाएगा तो टेंशन क्या रहेगी? अपवर्ड। ठीक है? तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या नाम दे दिया मैंने? T। क्लियर है? तो m1 डाउनवर्ड है, टेंशन कहाँ रहेगी? अपवर्ड रहेगी। लेकिन जब साथ में दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये खुद अपवर्ड में गया हुआ है, जब ये अपवर्ड में जाएगा तो टेंशन क्या करेगी? इसके रिवर्स में बैलेंस करेगी, तो वो क्या हो जाएगा? T। क्लियर है? दोनों टेंशन हमने क्या लिया है? इक्वल फॉर्म में लिया है। इट मींस T1 T2 ऑलवेज इक्वल टू T, या T भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है? तो जहां पर जो एक्सेलरेशन क्रिएट होएगा वो उसका नाम क्या है? स्मॉल a, और जो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्रिएट है उसका नाम भी क्या है? स्मॉल a। ठीक है? तो जिसका वेट बैलेंस डाउनवर्ड में जाएगा उसका नाम मैंने क्या रख दिया? m1g। जो यहाँ पर जो वेट बैलेंस जाएगा उसका नाम क्या है? m2g। क्लियर है? यहाँ तक एक बार दोबारा समझ के देखो, किसी बच्चे को समझ ना आया हो तो रिपीट कर रहा हूं। देखो, ये हमने कोई सिचुएशन ली है जहां पर एक पुली को कनेक्ट करवा दिया। ये जो पुली है इधर की तरफ, इसके दो एंड हैं। जो पहला एंड है उसके ऊपर जो वेट बैलेंस है, जो मास है, उसका नाम क्या है? m2 है। जो राइट साइड में उसका नाम क्या है? m1 है। क्लियर है? m1 की तरफ जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड में जाएगा तो कहने का मतलब वहां पर एक्सेलरेशन क्या रहेगी? ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। लेकिन जब बैलेंस अपवर्ड में मूव कर रहा है, पुली अपवर्ड में जा रही है, तो वहां पर एक्सेलरेशन क्या हो गया? नेगेटिव। इट मींस -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? तो जब नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो वहां पर मास क्या है? m1g। तो हम कह सकते हैं कि वेट हमेशा क्या जाएगा? डाउनवर्ड, और ये कहां जाएगा? ऑलवेज अपवर्ड। और टेंशन और मास दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्लियर है? जब मास नीचे की तरफ गया हुआ है, ऑलवेज टेंशन कहां जाएगी? ऊपर की तरफ। और जब टेंशन अपवर्ड में है तो वेट कहां जाएगा? ऑलवेज डाउनवर्ड। तो यदि हम इक्वेशन बना करके देखें तो एक दूसरे को इक्वेशन से बना सकते हैं कि डाउनवर्ड के लिए हमेशा क्या टर्म लेनी है? ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन जो हमारे पास टर्म्स डाउनवर्ड नहीं है, अपवर्ड में है, तो हम कह सकते हैं वहां पर टेंशन क्या रहेगा? ऑलवेज नेगेटिव। तो इक्वेशन बना करके देखो, हम ये कह सकते हैं फर्स्ट के लिए वेट इसका क्या है? ज्यादा है, और इसका वेट क्या है? काफी कम है। तो हम कह सकते हैं m1 are always greater than m2. This is because m1 contain large mass and m2 contain smallest. So that according to equation लिखो, according to the equation of motion, या हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स हमारे पास क्या था? F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्योंकि F हमारे पास क्या है? अप्लाइड फोर्स। M क्या है? ऑब्जेक्ट का मास, और A क्या है? एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करवाना चाहें तो हम करवा सकते हैं कि अनदर F इज इक्वल टू M इंटू A। क्योंकि m1 और m2 चाहे तो इक्वल पुट करवा सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, फर्स्ट में हमारे पास क्या है? F, राइट में भी क्या है? ma, और इधर लेफ्ट में क्या है? F, राइट में क्या है? m इंटू A। जब लेफ्ट टर्म इक्वल है तो राइट में क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। इसको जी लिख लो यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो, m इंटू A इज इक्वल टू m इंटू G। मास से मास कैंसिल, सो दैट A ऑलवेज इक्वल टू G। जब A की वैल्यू G के इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं इट विल पॉजिटिव क्वांटिटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं जो रिजल्ट हमारे पास क्या है? पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा? ऑलवेज डाउनवर्ड। बाई चांस यदि रिजल्ट ऐसा होता -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम कह सकते थे जो पुली का मोशन है वो कहाँ रहेगा? ऑलवेज अपवर्ड। एक चीज और याद रखना कि जो हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं वो नियरली इक्वल टू 10 होती हैं, या ये जो वैल्यू है नियरली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? तो अब यहाँ पर इक्वेशन बना करके देखो कि जब हमारे पास एक बैलेंस अपवर्ड है और एक क्या है हमारे पास? डाउनवर्ड,
तो कैसा मोशन रहेगा देखो। फर्स्ट ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास क्या है सेकंड। तो लिखो फॉर द ऑब्जेक्ट फर्स्ट the equation of motion will be, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसी रहेगी। फर्स्ट में हमारे पास क्या है m1 डायरेक्शन कहाँ ऑलवेज डाउनवर्ड, सो दैट g आल्सो इंक्लूडिंग मास इनटू एक्सेलरेशन। जबकि देखा जाए तो ये तो डाउनवर्ड हो गया, लेकिन टेंशन क्या करेगी अपवर्ड में मूव करेगी। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना, जब बैलेंस कंडीशन की जो भी क्वेश्चन आता है कि जो मास होता है और टेंशन होती है एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हैं। टेंशन अपवर्ड है, इसका मतलब वहां पर वैल्यू क्या है नेगेटिव, और टेंशन यदि डाउनवर्ड है तो mg वहां पर क्या है पॉजिटिव। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बाकी वैल्यूज हमेशा इक्वल रहती हैं, क्योंकि टेंशन भी हमारे पास क्या करेगी फोर्स का काम करेगी। तो हम सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किस चीज का होता है ऑलवेज डायरेक्शन का। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो जब मास इनटू एक्सेलरेशन काम कर रहा है ऑलवेज डाउनवर्ड, तो टेंशन कहाँ पर है अपवर्ड में। फर्स्ट केस में यहाँ पर m into z, it means mass into acceleration always goes to downward, so that tension goes upward। तो टेंशन क्या रहेगी नेगेटिव, इज इक्वल टू टोटल देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है मास है, और यहाँ पर ये देखा जाए तो क्या है एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन जब भी मूव कर रही है वहां पर कोई ना कोई मास तो कंटिन्यू मूव करेगा। तो वहां पर क्या है पहला ऑब्जेक्ट जिसका मास हमने क्या ले लिया m1 और एक्सेलरेशन क्या है a, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। जिस बच्चे को समझना है एक बार समझ लो। हमारे पास क्या है m1 पहला ऑब्जेक्ट है, g हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज कंटेन द वैल्यू ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो दैट m1g माइनस टेंशन क्यों लिखा है क्योंकि हमारे पास मोशन किसकी तरफ है अपवर्ड में, ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। और अप्लाइड फोर्स हमारे पास क्या है मास इनटू एक्सेलरेशन, इट मींस m1 इनटू a। सिमिलरली सेकंड ऑब्जेक्ट है जो हमारे पास, इसके लिए भी सिमिलरली इक्वेशन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन। देखो जब ऑब्जेक्ट की नीचे की तरफ गया है इट मींस डाउनवर्ड में मूव कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा अपवर्ड में मूव करेगा, और अपवर्ड में हमारे पास क्या है m2g, लेकिन टेंशन क्या करेगी डाउनवर्ड मूव। तो जब टेंशन डाउनवर्ड मूव कर रही है तो टेंशन क्या रहेगी पॉजिटिव, तो ये टेंशन पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या है मास, और मास कितना है m2, तो लिख दो m2 into g ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, और वो हमारे पास क्या है m2a, इक्वेशन सेकंड। क्लियर है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों हमारे पास क्या है कनेक्टिंग मोशन के लिए काम करेंगे। तो हम यहां से दोनों को देखा जाए, एक बात तो ऐड करवा दो। जब ऐड करवाएंगे तो टोटल हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन टेंशन निकल के आ जाएगा, या दोनों को डिवाइड करवा देंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू और टेंशन की वैल्यू दोनों क्रिएट होंगी। देखो सपोज कर लिया हम दोनों को ऐड करवा दें, तो देखो रिजल्ट क्या बनेगा। देखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड सेकंड वी गेट, जब दोनों क्वांटिटी को ऐड करवाते हैं इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को, यदि दोनों को ऐड करवा दें तो रिजल्ट क्या बचेगा। देखो यहाँ पर क्या है m1g माइनस टेंशन ऐड करवाना प्लस टेंशन माइनस m2g ऑलवेज इक्वल टू m1a प्लस m2a। क्लियर है। क्योंकि एक्सेलरेशन है जो वो पूरी स्ट्रिंग के काम करेगा, जो एक्सेलरेशन है ये वाला m1 के लिए और m2 के लिए एक्सेलरेशन क्या करेगा ऑलवेज दोनों के लिए सेम रहेगा। क्लियर है। क्योंकि जो मास इनटू एक्सेलरेशन है वो क्या ऑलवेज चेंज है, बट एक्सेलरेशन ऑलवेज इक्वल टू सेम क्वांटिटीज, सो दैट यहां पर देखो जो यहां पर क्वांटिटी है टेंशन से टेंशन कैंसिल, ठीक है। यहां पर एक कॉमन आ सकता है, तो दूसरे फॉर्म में भी इसको ये लिख सकते हैं। एक बार देख लो बेटा,
यहाँ पर क्या है M1G और यहाँ पर क्या है माइनस M2G इक्वल टू M1A M2A। यहाँ पर A क्या है कॉमन क्वांटिटी है, तो कॉमन क्वांटिटी को क्या लिख देंगे बाहर, तो लिख सकते हैं M1 प्लस M2, बाहर की तरफ क्या है एक्सेलरेशन A। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी G क्या है कॉमन क्वांटिटी है, तो इसको लिख सकते हैं M1 माइनस M2 G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। यदि हम निकालना चाहे A की वैल्यू तो A कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 विद G। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर एक्सेलरेशन। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या यदि A की वैल्यू निकालना चाहें तो M1 प्लस M2 क्या हो जाएंगे नीचे की तरफ मूव करेंगे, तो हम कह सकते हैं M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। दिस ऑलवेज गिव द रिजल्ट ऑफ एक्सेलरेशन। लेकिन यदि यहाँ पर G की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा M1 M2 M1 माइनस M2 इंटू A। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर G। तो हम कह सकते हैं A की वैल्यू और G की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेंगे एक्सेलरेशन को और स्मॉल g की वैल्यू दोनों को। ठीक है। और यदि हम दोनों को डिवाइड करवा देते तो बेटा यहाँ से वैल्यू किसकी निकल जाती टेंशन की वैल्यू निकल जाती। कैसे देखो अभी यहाँ से दोनों को डिवाइड करवा के देखो इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड दोनों को डिवाइड करवाओ तो क्या बचेगा रिजल्ट। देखो यहाँ पर क्या है M1G माइनस टेंशन अपॉन टेंशन माइनस M2G। जो दोनों को डिवाइड करवाओगे तो क्या है M1 इंटू ए और M2 इंटू ए से ए कैंसिल, बाकी जो टर्म्स है उसको मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या बचेगा M1 M2G माइनस M2 टेंशन। क्लियर है। M2 मल्टीप्लाई M1 M2 इंटू G माइनस M2 इंटू T ऑलवेज इक्वल टू M1T माइनस M1 M2 इंटू G। क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो इस क्वांटिटी को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा M1 M2 G प्लस M1 M2 इंटू G। ये क्वांटिटी उधर चली जाएगी तो क्या बचेगा M1T प्लस M2 इंटू T। अब यहाँ पर देखो M1 M2G M1 M2G तो दोनों हमारे पास क्या है एडिशन प्रॉपर्टी। तो जब दोनों क्वांटिटी को ऐड करवाओगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2M1 M2 इंटू G ऑलवेज इक्वल टू, यहाँ पर टेंशन क्या है कॉमन क्वांटिटी है तो इसको लिख सकते हैं M1 प्लस M2 इंटू टेंशन कैपिटल T। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है 2M1 M2 इंटू G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू T। टेंशन निकालो यहाँ से तो टेंशन ऑलवेज इक्वल टू 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 विद वैल्यू ऑफ G। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर टेंशन। तो बेटा ये दो हमारे पास दो टर्म्स हैं एक्सेलरेशन के लिए और स्मॉल क्वांटिटी G के लिए, या हम कह सकते हैं स्मॉल a के लिए या कैपिटल T के लिए। a हमारे पास क्या था दोबारा रिपीट करना चाहूंगा a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या स्मॉल g है वो भी हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो हमारे पास t है वो क्या है ऑलवेज गिव द रिजल्ट ऑफ टेंशन आल्सो कॉल्ड एज एन अप्लाइड फोर्स। तो हम कह सकते हैं दोनों वैल्यूज a के लिए और t के लिए यहाँ से इक्वेशन जरूर आएगा। क्लियर है। तो यहाँ तक कर लेना, कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। तो a और t दोनों की वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। यदि यहाँ से g की वैल्यू निकालते तो भी हमारे पास रिजल्ट आराम से निकल सकता था। यदि यहाँ से g निकालते तो रिजल्ट क्या रह जाता M1 M2 अपॉन 2M1 M2 और साथ में क्या है टेंशन। क्लियर है। एक रिजल्ट a के लिए एक रिजल्ट g के लिए, दोनों इक्वेशन के हमारे पास बैलेंस कंडीशन को शो करेंगे। कर लो बेटा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।